एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो आज तुम्हारे सामने हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं फाइनली। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन तुम्हें दिखाया था, मैथमेटिक्स दिखाई थी। ऐसा समझ सकते हो कि मैंने जो प्योर मैथमेटिक्स से समझाने की कोशिश की थी कि अलजेब्रा क्या होता है, सिग्मा अलजेब्रा क्या होता है, इवेंट्स कैसे होते हैं उस सिग्मा अलजेब्रा पे डिफाइन किए जाते हैं, और बहुत सारी सेट थ्योरी कराने की ट्राई की थी। आज हम यहां पर मेन प्रोबेबिलिटी सीखने वाले हैं विदाउट दैट रिगरस मैथमेटिक्स। तो मुझे पता है कि थोड़ा सा डिले हो गया लेक्चर, बट अब इसको कंटिन्यू करते हैं बहुत मजे से। तो मैं अपने प्रॉपर नोट्स तुम्हारे सामने लेके आने वाला हूं, लेके आया हूं, जो कि यहां पे तुम्हें लिखना होगा, खुद से लिखना होगा। मैं नोट्स देने नहीं वाला हूं, बस जो भी होगा तुम्हें सारे के सारे यहां पे बता देंगे। जितनी भी मैक्सिमम नॉलेज मेरे पास है वो सारी आज इस वीडियो में बता देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार मुझे देख रहे हो, मेरा नाम है राजन चोपड़ा। हम यहां पर पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, फिलहाल के लिए प्रोबेबिलिटी, बहुत ही मजेदार तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी की बात हो और ना आए वर्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, और वर्ड ना आए रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो फिर तो भाई दिक्कत है। रैंडम एक्सपेरिमेंट वर्ड आना हमारे बोर्ड पे बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों? क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी में ऐसा मान के चलते हैं कि जितने भी हम ट्रायल्स लेने वाले हैं वो रैंडमली हैं, डिपेंड नहीं कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, ध्यान से सुनो। इफ ईच ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, मतलब उनमें कोई भेदभाव नहीं करा हुआ हमने, अनलाइक रियल लाइफ हमने कोई भेदभाव नहीं करा हुआ यहां पे। इफ ईच ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, and the outcome is not unique, and the outcome is not unique, but maybe one of the possible outcomes, is called random experiment। मतलब कहने का क्या है, अगर तुम कॉइन को टॉस करोगे तो भाई या हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। वैसे वाली सिचुएशन है हमारे पास, जैसे टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग अ कॉइन जो फेमस से है, तुम्हें पता ही है। और कार्ड्स वाला एक क्वेश्चन आता है ना, या थ्रोइंग अ डाइस या डाई, थ्रोइंग अ डाई, प्लूरल इसका डाइस होता है ना, या सिलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक। ये सारे हमारे पास कैसे एक्सपेरिमेंट है, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, है ना। तो ये सारे के सारे जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं। बात समझ आ रही है। अब यहां पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। आउटकम हम देख पा रहे हैं यहां पे यूनिक नहीं है, दोनों में से कुछ भी आ सकती है। और आइडेंटिकल कंडीशंस में ही इसको किया गया, मतलब ऐसा नहीं मैंने किया कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूं कि एक पर्टिकुलर ही आउटकम आ सकती है उसमें, कि भाई मैं जैसे ही फेंक लूं हेड ही आएगा, कुछ भी कर लूं हेड ही आंसर आने वाला। दिस इज नॉट द केस। और एक वो तुमने अर्न वाले क्वेश्चन किए होंगे ना, अर्न कंटेनिंग 3 ब्लू 4 ब्राउन एंड 5 पिंक बॉल्स। पिंक तो पहली बार ही सुना होगा, बट मैंने डाल दिया यहां पे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे, इसके आउटकम्स हमारे पास यूनिक नहीं होती है कि हर बार तुम फेंकोगे, हर बार एक्सपेरिमेंट करोगे और सेम ही आउटकम आने वाली है। दिस इज नॉट द केस। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का साधारण सा मतलब जिसमें हमारे पास जो आउटकम है यूनिक नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये आउटकम होता क्या है ना, What is this outcome? इसकी भी डेफिनेशन है हमारे पास। The result of a random experiment. The result of a random experiment is called an outcome. सिंपल भाषा में बताऊं तो यह हमारे पास कि जब भी तुम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसके कुछ आउटकम, उसका कुछ रिजल्ट तो आएगा ना, दैट रिजल्ट इज कॉल्ड आउटकम। एज सिंपल एज दैट।
इतनी सिंपल सी भाषा में ये था हमारे पास। इसके बाद हमारे पास एक आता है ट्रायल या फिर इवेंट भी बोलते हैं, है ना। ट्रायल और इवेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रायल एंड, लिख लो यहां पे इवेंट्स, और सही रहेगा ना, थोड़ी मेरे को इंग्लिश पे भी वर्क करना पड़ेगा अपनी। एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। अगर तुम्हें राइटिंग थोड़ी सी समझ ना आए, वैसे तो आ ही रही होगी, खूबसूरती तो झलक रही है यहां से, बट अगर फिर भी ना आ रही हो तो मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं, मेक श्योर कि वहां से समझ जाए, ठीक है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स, जैसे फॉर एग्जांपल तुम मुझे बोलो कि डाइस को फेंका, वो प्राइम नंबर हमें चाहिए, तो उसका कॉम्बिनेशन देखो, तो आउटकम्स और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स is called an event, is called an event। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बड़ा सैंपल स्पेस होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था, उसका एक छोटा सा पार्ट लोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, उसका सबसेट ले लोगे अगर तो, ठीक है, बढ़िया। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कोई कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड या टेल, हमारे पास एक ट्रायल होगा, ठीक है, बात समझ आ रही है, बढ़िया। रिजल्ट जो भी होगा, है ना। चलो, आई होप कि यहां तक बात समझ आ रही होगी। और अगर तुम बहुत बार भी कॉइन को फेंकोगे, ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें या तो हेड ही मिलने वाला है या तो टेल ही मिलने वाला है, इनके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है, उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। एक होता है एग्जॉस्टिव, एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट, इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब ये क्या चीज होती है, जितनी भी पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो उसको इकट्ठा करके ले आओ। देखो, इवेंट तो एक सबसेट है, अगर इतना बड़ा सैंपल स्पेस है हमारे पास, सैंपल स्पेस मतलब जो भी पॉसिबल आउटकम हो सकती है वो यहां पे ले आओ, ये तो हमारा सैंपल स्पेस हो गया। इसका छोटा सा पार्ट हमारे पास होने वाला है इवेंट, ठीक है। इसके बाद है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो भी पॉसिबल हो सकते हैं। टॉसिंग अ कॉइन में हेड और टेल आ जाएगी, दो होती हैं। डाई को अगर तुम एक फेंकोगे तो 6 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, 6 एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, 6 एग्जॉस्टिव केसेस हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। साधारण भाषा में बोले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि अगर एक इवेंट आ गया दूसरे को भगा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉइन को टॉस करोगे, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, उसके अंदर हेड या टेल, भाई हेड आ गया तो टेल गायब, टेल आ गया तो हेड गायब। और अगर हम दूसरी साइड पे आ जाए, कॉइन वाले केस में, सॉरी डाइस वाले केस में आ जाए, तो 6 नंबर आ सकते हैं और 6 के 6 ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तुमने ऐसे देखा भी होगा, वैसे डायग्राम बना के 2 गोले यहां पे बना देते हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, इंटरसेक्शन 0 है, ऐसी ऐसी बातें सुनी होंगी, है ना। देखो देखो, मैं एक इसको और बढ़िया बनाने के लिए मैं एक पहले डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी अगर मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को। इफ हैपनिंग ऑफ वन event does not affect happening of the other, ऐसा कुछ बात समझ आ रही है। अगर एक हो रहा है, एक आउटकम आ रही है, वो दूसरे वाले को कोई अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, अफेक्ट करेगी तो आगे हमें न्यू कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना होगा, बट अभी के लिए इंडिपेंडेंट। तो ये क्या फर्क है भैया इन दोनों में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में और इंडिपेंडेंट में? दोनों यही तो बताना चाह रहे ना कि एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं यहां पे इस पे वापस आऊंगा अभी कुछ देर में, जब मैं थोड़ी सी इतनी सी मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है मोर ऑफ अ मैथमेटिकल गाय एज कंपेयर टू लैंग्वेज,
है ना। तो मेरे को मैथमेटिक्स ज्यादा बढ़िया लगती है, तो अभी मैं तुम्हें कुछ देर में बताऊंगा कि इन दोनों में क्या फर्क होता है। अभी तक तुम देख पा रहे हो मैंने प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस नहीं किया इस पूरे कॉन्सेप्ट में कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है ना। वैसे प्रोबेबिलिटी के बारे में तुमने बेसिक वाली डेफिनेशन तो सुनी ही होगी, फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, यही तो होता है, ठीक है। मैं तुम्हें वैसे इंडिपेंडेंट का एक एग्जांपल बता देता हूं, कहीं तुम मेरे को यही सोचो कि बिल्कुल ही वे तो मैथमेटिकल इंसान है। नहीं नहीं नहीं, इतना भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, अगले में बता सकते हो हेड आएगा टेल आएगा? नहीं। इसका मतलब वो तो इंडिपेंडेंट हो गए। क्या उससे अगले में बता सकते हो हेड आएगा टेल आएगा? नहीं आएगा। तो दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझ आ रही है? बढ़िया, बहुत अच्छे। इसके बाद आता है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली अगर पहले सुना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, छोटी क्लासेस में। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब होता है अगर सारे के सारे जो भी आउटकम आ रहे सबकी सेम प्रोबेबिलिटी है, देन दैट इज नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। Two events are said to be equally likely if chances of occurrence of events, if chances of occurrence of events are equal। हेड आने की भी सेम प्रोबेबिलिटी, टेल आने की भी सेम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दोनों के चांस सेम ही है, 50% 50%, तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलने वाले हैं। ऐसे ही अगर तुम देखोगे डाइस में भी ऐसे ही, डाई में भी ऐसे ही है, ठीक है। जो बेसिक वाली मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, मीन ऑफ डेफिनेशन, इसको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कभी कभी बोल देते हैं, बट मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन सिंपल ऐसी हो सकती है, इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स एंड इफ अ random experiment results an exhaustive मतलब टोटल नंबर दे रखे एन एग्जॉस्टिव, दूसरा है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब मैंने बताया डिसजॉइंट होने चाहिए, याद रखना, ब्रैकेट में लिख लेना डिसजॉइंट। और पहले वाली बात का मतलब है टोटल नंबर एन दे रखा है, कैपिटल एन, ठीक है। एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स, एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स। देख पा रहे हो कितनी सारी कंडीशन लगा के फिर हम इस प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, इसीलिए हमें और ज्यादा अच्छी डेफिनेशंस की जरूरत पड़ती है ना। तो हम इसमें कंडीशन लगा रहे हैं। पहली बात तो एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, इक्वली लाइकली होने चाहिए, देन equally likely outcomes, then probability of occurrence of an event is given by तो probability of लेटर से A का हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। जैसे अगर तुमने डाई को थ्रो किया है, प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 3 5, 3 ही तो आ सकते हैं, तो वो ऊपर आ जाएंगे, 3 है, और नीचे टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। बात समझ आ गई बढ़िया से? पक्का? ठीक, बहुत अच्छे। तो ऐसा कुछ हमारे पास आ जाता है। अगर तुम हेड की निकालना चाहते हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, अगर एक कॉइन को टॉस किया है तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, कितनी बार हेड आ सकता है? एक बार। मतलब अगर तुम सैंपल स्पेस देखोगे उसमें हेड और टेल दो ही है। हेड कितनी बार है वहां पे? एक बार है। डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 2 है, इसलिए कुछ ऐसा आ गया हमारे पास। बात समझ आई थोड़ी सी? पक्का? गारंटी? तो ऐसा कुछ था हमारे पास, ठीक है। ऐसे अगर तुम मुझसे पूछो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 3 और 4, 2 3 और 5, तो हो जाएगा 3/6। 3 प्राइम नंबर है, 6 टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। आगे बढ़ना चाहेंगे एक्सियोमेटिक डेफिनेशन की तरफ। मतलब मजा नहीं आया इस डेफिनेशन में, ठीक है, काम तो इससे ही चलाना पड़ेगा क्योंकि भाई क्लासिकल चीज है। अब पुरानी चीजों की हमें रिस्पेक्ट भी पूरी करनी चाहिए, बट उतना मजा नहीं आ रहा, इसीलिए हम एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरफ चलेंगे।
मतलब अब हम एक्सियम्स बनाने वाले हैं जिस एक्सियम पे सारी बातें चलेंगी। और तीन बड़ी बेसिक सी एक्सियम होने वाली है। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है। हाँ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालना उसके लिए क्या होता है, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 आने वाली है, वगैरह वगैरह, वो मैं बताने वाला हूं तुम्हें। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं पहले सैंपल स्पेस को डिफाइन ही कर दूं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो भी आ सकता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, is called sample space, बात समझ आ रही है? इसी पे हमें आगे चलना, और इसको डिनोट किससे करें? लेट अस से एस से, इट इज डिनोटेड बाय एस, कैपिटल एस। बात समझ आई? एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी में अब हम मेन चलते हैं, अब इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। एक चीज डिफाइन करनी थी, सैंपल स्पेस। गिवन है सैंपल स्पेस एस of a random experiment, the probability of occurrence of any event, the probability of occurrence of any event A is defined as, याद है हम कौन से स्पेस में आने वाले हैं? बताया था ना, मेजरेबल स्पेस का भी एक छोटा सा पार्ट होता है, प्रोबेबिलिटी स्पेस, उसमें आ रहे हैं। डिफाइंड एज सेट फंक्शन probability of this event satisfying following equation, so following conditions, अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है मैं एग्जांपल्स बहुत कम करा रहा हूं, तो एग्जांपल में सेपरेट लेक्चर में भी पहले मैं थ्योरी सिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में यार व्हाट इज इट, ठीक है? उसके बाद चलेंगे यार। सबसे पहला एक्सियम नंबर 1, ये हमारे पास एक्सियम ऑफ नॉन नेगेटिविटी, एक्सियम ऑफ नॉन नेगेटिविटी। सीधी सीधी भाषा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो भी हो सकती है इम्पॉसिबल इवेंट की, ठीक है? सेकंड हमारे पास है एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी। मैं तुमसे अगर मान लो पूछूं कि What is the probability of finding an electron inside the atom? अरे भाई 1 ही होगी ना उसकी प्रोबेबिलिटी। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स को छोड़ दे, बोहर की मैकेनिक्स को समझे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स तो बहुत ज्यादा अजीब है, वो तो कहेगी कि 100% नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉन बाहर भी हो सकता है, न्यूक्लियस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट फिलहाल के लिए अगर मैं बोहर की थ्योरी मान के चलूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम? 1। एटम के अंदर कहीं ना कहीं पे तो हो गई, इसलिए 1। probability of an atom, probability of complete sample space. What is the probability of getting head or tail? अबे भाई 1 ही होगी, दोनों में से एक तो आएगा ही ना। सिक्का खड़ा नहीं हो रहा वो अलग बात है, वो हटा दिया मतलब हमने। ऐसे डाइस में देखोगे एक नंबर तो आएगा ही ना, 1 से 6 तक, है ना? एक्सियम ऑफ एडिटिविटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक्सियम ऑफ एडिटिविटी। तीसरा हमारे पास ये है कि अगर मान लो तुम्हारे पास कभी भी डिसजॉइंट इवेंट्स दिए हुए हैं, इफ A1 A2 अप टू सोन AN इज एनी फाइनाइट और इनफाइनाइट, एनी फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट इवेंट्स of S, then मतलब अगर तुम अलग अलग इवेंट्स लेके आओ, सारे के सारे डिसजॉइंट होने चाहिए। किसके, कहां से लाएंगे? सैंपल स्पेस से लाएंगे, ठीक है? तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ दीज I इज इक्वल टू 1 to N इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन। बस याद रखना डिसजॉइंट होने चाहिए, लेकिन अगर डिसजॉइंट नहीं हुए तो क्या होगा? अरे उसकी भी बात करेंगे, पहले इसके बारे में तो बात कर ले, है ना? ये तो मैंने प्रोबेबिलिटी स्पेस में भी बताई थी डेफिनेशन। देन दिस इज द केस। बात समझ आ रही है? ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी, सबसे पावरफुल यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन ऑफ
इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे अगर हम बढ़े तो हमारे पास आ जाएगा कि व्हाट इफ देयर प्रोबेबिलिटी these events are not disjoint, what will happen then, just tell us। तो उससे पहले, उसको डिफाइन करने से पहले वहां पे हमें थोड़ा बुलेज इनइक्वालिटी वगैरह वगैरह डिफाइन करनी होंगी। उससे पहले हमारे पास एक एडिटिविटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, पहले वो लिख लेते हैं। मैंने कहा ना आज सारी की सारी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस पे ढंग से लगाएंगे दिमाग। जब हमारे हाथ में थ्योरी होगी तो मजा आएगा करने का। एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मान लो हमारे पास कभी भी तुम्हें यूनियन निकालना हो दो इवेंट्स का एंड दे आर नॉट डिसजॉइंट, देन कैसे निकालोगे? तो अगर मैं सिंपल भाषा में बताना चाहूं, वेन डायग्राम से बताना चाहूं, अगर ये ए है ये बी है, तो अब तुम देख पा रहे हो ये पूरे की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो उसमें से एक बार ये वाला हटा दो ना। यूनियन का मतलब होता है दोनों को कंबाइन करके रखना। लास्ट मैंने सेट थ्योरी में बताया भी था यूनियन इंटरसेक्शन क्या होते हैं, बट ये ओवरलैप हो रहे हैं। ये जो मेरा हाथ ओवरलैप हो रहा है, इसको एक ही बार होता तो कितना बढ़िया रहता ना। दो बार आ रहा है मेरा हाथ, एक बार ऊपर वाला एक बार नीचे वाला, इसकी जगह एक ही बार होता तो सही रहता ना, ये सारा का सारा कवर हो जाता। मेरे को तो ये वाला पार्ट चाहिए, ये जो दो बार ऊपर ओवरलैप कर रहा मुझे नहीं चाहिए दो बार, एक बार हटाना पड़ेगा। इसी को ओवरलैप वाले पोर्शन को हम इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। समझ पा रहे हो? कंबाइंड जो कर रहा है उसको यूनियन बोलते हैं, और जो दोनों का कॉमन आ रहा है उसे इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। तो इफ लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ at least one of the two events A and B is, अब ध्यान से अगर तुम सोच पाए, मैंने कहीं नहीं लिखा डिसजॉइंट, ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, सॉरी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। एक बार इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं। डोंट वरी, मैं ऐसे ही पढ़ा के नहीं भागने वाला हूं, इसका प्रूफ भी करूंगा, बड़ा बेसिक सा। ठीक है, डायग्राम फिर से बना लेते हैं। याद है डेफिनेशन क्या थी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की? नंबर ऑफ, इसे हम इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। मेन डेफिनेशन तो यही है ना, है ना? तो इसको लिखते हैं कि फॉर टू इवेंट्स A and B, probability of A union B, probability of A union B, दोनों में से एक के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B डिवाइड बाय, एक मिनट रुको, नंबर ऑफ केसेस इन A यूनियन B अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस इन सैंपल स्पेस। यही तो होता था। हाँ भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड करना चाहूंगा। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ केसेस देखना चाहूं ए यूनियन बी में, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस पूरे में कितने होने वाले हैं? पहले इस पार्ट को देख लेते हैं, ये वाला सिर्फ। लेकिन इसके लिए मुझे ऐसा लिखना होगा, ए नंबर ऑफ केसेस इन ए माइनस नंबर ऑफ केसेस इन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि मुझे ये बीच वाला पार्ट अभी नहीं चाहिए है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। प्लस ये वाला पार्ट देखते हैं, इधर वाला, जिसमें क्या आएगा? नंबर ऑफ केसेस इन बी माइनस इंटरसेक्शन वाला नहीं चाहिए मुझे, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ केसेस इन ए इंटरसेक्शन बी। और बचा कौन सा? ये सेंटर वाला। अब यूनियन के लिए तो इसे भी देखना होगा, मैंने इसे कंसीडर कर लिया, इसे कंसीडर कर लिया, बीच वाला क्या आएगा? नंबर ऑफ केसेस इन ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर तुम बड़ी ध्यान से देखो, एक बार तो ये इंटरसेक्शन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पूरे को अगर मैं एन एस से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? यही तो होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस रिजल्ट पे घूम फिर के हम पहुंच गए। दिस इज द बेसिक प्रूफ ऑफ एडिशन, एडिटिविटी ऑफ प्रोबेबिलिटी। बात समझ आई? बेसिक सी चीज थी ना। चलो आगे बढ़े।
नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास आएगा कि नेक्स्ट अगर हम बढ़े, इफ, ये भी इजी सा ही है, इफ ए इज एन इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ए के ना होने की क्या होगी, ऐसे ए बार लिख देते हैं इसे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होती है, 1, इसलिए। ठीक है, बढ़िया, बात समझ आ रही है यहां तक, सही है। इसका भी छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। एक बात तो हमें पक्का पता है कि ए और ए बार दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, इनमें आपस में कोई लेना देना नहीं है ना। वी नो ए एंड ए बार आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन ए बार तो होगा ही नहीं, फाई होगा ये दोनों का, दोनों इवेंट्स का अगर मैं इंटरसेक्शन देखूं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इनका यूनियन ए को छोड़ के बाकी सब और ए खुद, वो तो पूरा सैंपल स्पेस ही बना देंगे, है ना। इसका मतलब है, मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं दोनों साइड प्रोबेबिलिटी, या ऐसे कर लो, बाय एक्सियम ऑफ एडिटिविटी, एडिटिविटी, वैसे मैथमेटिकल चीजें हैं, अभी मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूं, बट मुझे बताना पड़ता कि ये दोनों साइड में हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अभी मैं उतना रिगरस में जा नहीं रहा हूं, लास्ट लेक्चर में मैं गया था, वहां से एक बार चेक कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं डायरेक्ट ही लिखने वाला हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सैंपल स्पेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन दिस। अब हमें पता है यूनियन को तो समेशन में चेंज कर सकते हो, क्योंकि डिसजॉइंट इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1 होती है, एक्सियम में ही देखा था हमने, और इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, जिसको लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मेन कॉन्सेप्ट हम सारे सीख के जाएंगे। अब हमारे पास आता है कि ठीक है, दो इवेंट्स के लिए तो आपने बता दिया, अगर दो से ज्यादा आ जाएंगे तो क्या करेंगे। आपने कहा अगर डिसजॉइंट हुए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर डिसजॉइंट हुए फिर तो डेफिनेशन ही काम कर जाएगी, लेकिन अगर डिसजॉइंट ना हुए देन व्हाट विल बी वी विल बी डूइंग भैया। आई होप कि मैंने अंग्रेजी का सेंटेंस सही बोला है। तो हम क्या करेंगे अगर ये डिसजॉइंट ना हुए तो यहां पे दो इंसानों ने हमें बचा लिया, जो कि प्रोबेबिलिटी का अपर और लोअर बाउंड देने वाले हैं। ठीक है, दिखाता हूं कैसे। अगर हमारे पास मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन तुम्हें निकालना है ए आई, तो इसका अपर और लोअर बाउंड हम ढूंढने वाले हैं। ठीक है, एंड दीज आर नॉट डिसजॉइंट दिस टाइम, नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, प्रूफ मैं नहीं कराने वाला हूं, रीजन बड़ा सिंपल सा, प्रूफ कराने वाला है भी नहीं, वो इंस्पेक्शन से करना होगा। एन की जगह 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो। मैं तुम्हें सजेस्ट कर देता हूं, एफएमएस एक बुक है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय वीके कपूर, हर सेशन में ही बोलता हूं मैं तुम्हें, तो उनकी बुक में से देख सकते हो। बस एज सिंपल एज दैट। मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि वैसे वाला प्रूफ है भी नहीं अपने पास अवेलेबल अभी फिलहाल के लिए, और हम करने भी नहीं वाले। 1 2 3 4 पुट करके देखना होता है, उसी की जनरलाइजेशन कर देते हैं। सीखा ना ऐसा प्रूफ, बस वही है, और कुछ नहीं है। तो सिंपल भाषा में अगर तुम्हें मैं यहां लिखवाना चाहूं रिजल्ट, तो ये कहता है कि अगर कभी भी प्रोबेबिलिटी यूनियन की लिखनी हो, वो हमेशा छोटा ही होगा इससे, समेशन से। हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए तो इक्वल हो जाएगा, वरना छोटा ही है। समझ आया? वरना वो हमेशा छोटा ही रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद और ये बड़ा किससे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई माइनस समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे। इंटरसेक्शन होंगे, वरना तो बराबर ही आ जाता ना। इंटरसेक्शन होंगे क्योंकि ये हमारे पास इस बार नॉट डिसजॉइंट लिखा है। आई इज इक्वल टू 1 2 आई, या 1 से स्टार्ट है, आई नॉट इक्वल टू जे, या ऐसे लिख लो आई ग्रेटर देन जे लेस देन इक्वल टू एन, ऐसा कुछ लिख लो। अभी सही लिखा, ठीक है। और यहां पे आई इक्वल टू 1 टू एन, मतलब ये ओपन कैसे होंगे, ऐसे होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 A3 अप टू सोन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटी हमारे पास बनेगी, सारी की सारी पॉसिबिलिटी यहां पे लिख देना।
तो ये हमारे को दो बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इनइक्वालिटी हमें मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली इनइक्वालिटी है ना, ये वाली इधर जो हमें दिखाई दे रही, इसे बोलते हैं बूलेज इनइक्वालिटी, या जो भी प्रोनाउंसिएशन तुमने सुनी हो, बूल्स इनइक्वालिटी वगैरह वगैरह, कुछ भी। बात समझ आई? बढ़िया। और ये हमारे पास है बॉनफेरनी, इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इनइक्वालिटीज हैं, मतलब कंबाइंड पूरा याद रखना। अगर आज के बाद कभी भी तुम्हें प्रोबेबिलिटी पूछी हो, एग्जैक्ट नहीं, बस ये पूछे कि किस किस के बीच में लाई करती है, क्योंकि यूनियन निकालना हमेशा पॉसिबल नहीं होता यार। यूनियन एक डिफिकल्ट चीज है, हमेशा नहीं पॉसिबल है इसको कैलकुलेट करना इतना इजीली। तो हम एटलीस्ट इसका अपर और लोअर बाउंड तो गिव्स अपर एंड लोअर बाउंड फॉर प्रोबेबिलिटीज ऑफ यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n। हाँ, एग्जैक्ट नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छी बात है, ये तो एटलीस्ट पता लग गया ना कि किसके बीच में लाई करने वाली है प्रोबेबिलिटी। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है, एक अचीवमेंट है ये भी, है ना। बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर मान लो, अभी तक हम मान के चल रहे थे कि दे आर डिसजॉइंट दिस एंड दैट वगैरह वगैरह, लेकिन अगर एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पे फर्क पड़े तो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई गर्लफ्रेंड बनाने जा रहा है, पहले ब्रेकअप हो चुका है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ गर्लफ्रेंड व्हेन ही हैज ऑलरेडी हैड अ ब्रेकअप इन पास्ट? इट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, है ना। तो ऐसी सिचुएशन को, बहुत गंभीर सिचुएशंस हैं, तो इनको अगर हमें सॉल्व करना है तो बड़ा एडवांस कंसेप्ट लाना पड़ेगा हमें मैथमेटिक्स का, समझ पा रहे हो? उसके लिए हम क्या यूज करने वाले? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास आएगा इफ बी हैज अकर्ड, या ऐसे लिख लो, सिंपल भाषा में लिखवाएं तो ऐसे पढ़ सकते हैं हम इसे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। बी हो चुका है, ए के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक बैग था, उसमें 3 येलो और 2 ब्राउन बॉल थी, ठीक है। एक तुमने बॉल निकाल ली, उसे देख लिया कि वो ब्राउन थी, अब ये बन गई सिचुएशन। हाँ, इस पे इफेक्ट पड़ा ना, अब इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई, है ना। अब इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई। अगर तुमने वो बॉल को वापस नहीं रखा तो बैग के अंदर, मान लो तुमने एक बैग लिया, उसके अंदर 3 येलो और 2 ब्राउन बॉल्स थी, एक ब्राउन निकाला, देख लिया और उसको साइड पर रख दिया, अब इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ बॉल्स है ना, ऐसा। तो एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे को, एक इवेंट दूसरे इवेंट को अफेक्ट कर रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसे। इसको लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस बार कंडीशंस है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ऐसा कुछ। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, उसको PBA लिख देते। सिंपल भाषा में बताएं तो प्रोबेबिलिटी लिखने का कुछ ऐसा हमारे पास बनेगा कि इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कुछ ऐसा। बात समझ आ रही है? प्रूफ के लिए FMS, छोटा सा प्रूफ तुम्हें दे रहे हैं, इसको तुम्हें करना है। बढ़िया, मैं तुम्हें वैसे समझा। और याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बस 0 नहीं होनी चाहिए, धमाका नहीं करना होता हमें मैथमेटिक्स में, ठीक है। अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाना चाहूं तो ऐसे, एक मिनट, कुछ ऐसे, अगर ये A है और ये हमारे पास B है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B निकालना है। B हैज ऑलरेडी अकर्ड, B हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये हमारे पास क्या होता है? A इंटरसेक्शन B, है ना। ये हमारे पास क्या है? A इंटरसेक्शन B। तो इसीलिए हमने यहां पे प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखा? B हो चुका है, A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सिंपल भाषा में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए गिवन बी। इसका मतलब सिंपल सा कहने का क्या है, मुझे ए और बी की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे को पता लग चुका है, फिर मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है। ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर में और भी अच्छे से समझा पाएंगे, थोड़ी देर में क्या अभी समझाते हैं। मल्टीप्लीकेशन रूल से मेरे को एक चीज ध्यान आ गई, जिससे यहां पे एक और इसको थोड़ा और सॉलिड में बना पाऊंगा डेफिनेशन को, जो कि है मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कि मतलब सिंपल भाषा में हम कहें तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आज के बाद जब भी निकालना होगा तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। आज के बाद कभी भी तुम्हें प्रोबेबिलिटी मतलब इंटरसेक्शन निकालना होगा तो उसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो। यूनियन किस में बदलता है, इंटरसेक्शन यूनियन बदलता है समेशन में, और इंटरसेक्शन बदलता है प्रोडक्ट में। ठीक है, यूनियन प्लस में जाता है या समेशन में बदलता है, हाँ डिसजॉइंट होने चाहिए तभी वो एग्जैक्ट इक्वल आते हैं, और अगर इंटरसेक्शन है तो वो प्रोडक्ट में जाएंगे, गिवन कि भाई वो कंडीशनल वगैरह है या नहीं। अगर मान लो ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट होते तो क्या होता, अगर इंडिपेंडेंट होते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए में कोई लेना देना नहीं होता, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी को लिख देता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर इनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता, इंडिपेंडेंट होते तो, अभी नहीं है। बात समझ आई? ठीक, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। दो तरीके से लिख सकता हूं। तो आज के बाद कभी भी मल्टीप्लाई करना हो, ये रहा तरीका। तुम्हें लग रहा होगा कि ये सिर्फ दो ही इवेंट्स के लिए वैलिड है, नहीं, इसकी जनरलाइजेशन भी है। जनरलाइजेशन कहती है कि अगर कभी भी तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन अप टू सोन AN तक निकालना हो, आसान है। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, फिर देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 व्हेन A1 हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। अगर ये इस पे डिपेंड ना करता, मैं सिंपल A2 लिख देता। अप टू सोन चलते चलते, एक मिनट नीचे की जगह दिख रही है तो हम सही से लिख पाएंगे, हाँ, मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 व्हेन A1 इंटरसेक्शन A2 हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, मतलब दोनों ही हो चुके हैं। जब भी हमें एंड वर्ड बोलना होता है तो हम लगाते हैं इंटरसेक्शन, इतनी सी बात भी याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां ए बी लिखा है बीच में इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकालना होता तो इसलिए मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, और निकालना होता मतलब यूनियन की बात कर रहा हूं। अप टू सोन चलते चलते आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन गिवन A1 इंटरसेक्शन A2 अप टू सोन AN -1 हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। दीज ऑल हैज बीन अकर्ड, मैं और नहीं बोल रहा इस बार, this and this and this and this up to soon A-1 has been occurred, सब हो चुके हैं, और नहीं and। ठीक है, and के लिए हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। बढ़िया। और अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो इफ A1 A2 up to soon these are independent then what will happen? इंडिपेंडेंट है मतलब आपस में एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे, है ना। मैंने एक बैग लिया जिसमें 3 येलो 2 ब्राउन बॉल्स थी, जो अभी एग्जांपल लिया, एक बॉल को निकाला, बिना देखे वापस रख दिया, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ओवरऑल। फिर से निकालूंगा फिर भी सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी, है ना, बी के आने की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी। इसका मतलब सिंपल सी भाषा में बोले तो 2 इवेंट्स A and B are independent if probability of A intersection B is equal to probability of A probability of B। सिंपल भाषा में probability of B given A is equal to क्या हो जाए, probability of B के ही इक्वल हो जाए, तो हम उसे इंडिपेंडेंट बोलने वाले हैं, मतलब एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, B या occurrence of A does not affect occurrence of B, इसलिए मैंने इनको सेम लिख दिया। ठीक है, बढ़िया। इसको मैं जनरलाइज करके भी लिख सकता था वैसे। ठीक है,
इसको मैं जनरलाइज करके भी लिख सकता था, ऐसा कुछ जनरलाइजेशन, या जनरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 अप टू सोन AN, जो यहां पे बड़ा सा फॉर्मूला लिखा वो बन जाएगा A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, क्योंकि इस बार एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे इसीलिए सिंपल ऐसा आ जाएगा, इफ दे आर इंडिपेंडेंट, AIs आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, ऐसा कुछ है हमारे पास। बढ़िया, जनरलाइजेशन भी हमने कर लिया। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है पेयर वाइज एंड म्यूचुअली इंडिपेंडेंस, ठीक है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, या पहले लिख लेते हैं पेयर वाइज इंडिपेंडेंस। याद रखना नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्वेश्चन कराएं तो बहुत एक एक बात टिप्स पे होनी चाहिए तुम्हारे, जितनी भी मैं चीजें बता रहा हूं अभी। अगर कभी भी हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें, या पहले ऐसे लिख लो, इफ A1 A2 up to soon AN are events associated with S sample space, then AI and AJ are said to be pairwise independent if probability of AI intersection AJ is equal to probability of AI probability of AJ। कोई भी दो इवेंट उठा लो, उनका इंटरसेक्शन लोगे, वो प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, ठीक है। जो भी दो इवेंट तुम उठाओगे उनका इंटरसेक्शन लोगे तो सिंपल प्रोडक्ट के इक्वल अगर आ जाएगा, दो दो इवेंट करके पेयर वाइज लोगे तो उसे पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बोलने वाले हैं, ठीक है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंस। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। ए बी सी तीन इवेंट दे रखे हैं, उन्हें कब बोलेंगे पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए बी सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इफ probability of A intersection B equal to probability of A, probability of B, probability of B intersection C is equal to probability of B, probability of C, probability of C intersection A equal to probability of C, probability of A। अगर ऐसा कुछ हो रहा है then we say these are pair wise independent, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद एक और भी तो वर्ड बोल रहा था मैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। अब ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई ए जे। अभी पूरी बात सुननी, अभी खत्म नहीं किया मैंने, आई इज नॉट इक्वल टू जे, इतना ही था म्यूचुअली के लिए। और अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई ए जे ए के, दिस मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई probability of AJ probability of AK where I J K are not equal, ठीक है, ऐसा कुछ अप टू सोन यही चलता रहेगा हमारे पास। अगर कोई भी कितने भी नंबर ऑफ इवेंट्स ले लूं वो सब में ये बात ट्रू हो रही है तो हम बोलेंगे वो क्या है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। ए आई या लास्ट में कुछ एन मान लेते हैं, ए आई ए जे अप टू सोन ए एन, ठीक है, ऐसा कुछ है हमारे पास। तो दीज आर, और अगर मैं इसमें बताना चाहूं कि कितने नंबर हैं यहां पे, कितने कॉम्बिनेशन हैं, इसके कितने बन जाएंगे, अगर n इवेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, इफ n इवेंट्स आर देयर, कितने कॉम्बिनेशन इसके बन जाएंगे, nc2, nc2, इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर n, nc2 combinations of 1। अभी मैं एग्जांपल से दिखाऊंगा, nc3 combination of 2 up to soon ncn combination of n, nth इक्वेशन। और अगर मैं सबको प्लस करूं तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बन जाएंगे, ऐसे लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस फॉर म्यूचुअल इंडिपेंडेंस, टोटल नंबर ऑफ
कंडीशंस, कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ताकि हम उसको क्या बोले, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस 4, म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ A1 A2 अप टू सोन AN। कितनी कंडीशंस हो गई टोटल, NC2 प्लस NC3 अप टू सोन NCN। बात नहीं बन रही है ना। अगर मैं इसमें NC0 और NC1 ऐड कर दूं, अब थोड़ा कंप्लीट सा लग रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना। इस पूरी चीज का सम हमें ऑलरेडी पता है 2 की पावर n होता है, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। प्लस में इसका सम क्या होता है 1, सॉरी इसका ओपन करोगे तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, और अगला हमारे पास आ जाएगा n। इसको हम हमेशा याद रखेंगे कितनी नंबर ऑफ कंडीशंस होती हैं। जैसे एग्जांपल से समझेंगे तो इफ A B C आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, कब बोलेंगे, नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी होंगी, 2 की पावर 3 माइनस 1, मेरे को यहां माइनस लिखना चाहिए था ना, -1 -3, 2 की पावर 3 होता है 8 माइनस 4 विच इज 4। करके दिखाएं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, एक तो ये कंडीशन आ जाएगी, अलग अलग लिखना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A, और एक कंडीशन बन सकती है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A B C। 4 कंडीशन ही तो कही थी और 4 ही बनी है। अगर ये 4 सेटिस्फाई होती हैं कंडीशन, देन वी विल से दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, वरना नहीं होंगे। एज सिंपल एज दैट। बात समझ आई। अब म्यूचुअली इंडिपेंडेंस वर्सेस इंडिपेंडेंट के बारे में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट के बारे में बात करते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। फिर सेम सेम से ही लगते हैं ना, लेकिन मैंने कहा था मैं मैथमेटिकली इसको दिखाना चाहूंगा, तो अब थोड़ी मैथमेटिक्स की बारी है। लिखो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्सेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्सेस इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वर्सेस इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इसको डिसजॉइंट भी बोल सकते हैं। बस इतना ही है। दो को कब बोलेंगे डिसजॉइंट, जब एक साथ अकर नहीं हो सकते। इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, जब एक का दूसरे पे इफेक्ट ना हो। सिंपल भाषा में मैंने तुम्हें बता दिया, एक साथ अकर नहीं हो सकते डिसजॉइंट, एक का दूसरे पे इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंट। मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब करेंगे ये देखो। अगर मान लेते हैं इफ A एंड B आर डिसजॉइंट इवेंट्स, मान के चल रहे हैं डिसजॉइंट, इसका मतलब है A इंटरसेक्शन B मस्ट बी 5, या प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ A ग्रेटर देन 0 मान के चल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B ग्रेटर देन 0 मान के चल रहे हैं। ठीक है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय मल्टीप्लीकेशन रूल, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, लेकिन ये तो 0 ही आ गया। लेकिन हमने तुम्हें बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ A तो ग्रेटर देन 0, तो ये तो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको होना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इक्वल टू 0। लेकिन ना 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 ना, बट फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B मस्ट बी B गिवन A मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इसका मतलब है डिसजॉइंट डज नॉट इंप्लाई इंडिपेंडेंस। डिसजॉइंट है तब भी एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। डिसजॉइंट का मतलब इतना सा होता है दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर इंडिपेंडेंट होता है दोनों में लेना देना ही कुछ नहीं। ऐसे ही तुम सेम कर सकते थे, अगर यहां B लिखते या A लिखते, A गिवन B लिखते, उससे भी प्रूफ कर सकते थे, बट मैंने ऐसा प्रूफ करके दिखाया।
इसका मतलब है these are, अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है, this implies not independent, which implies dependent. अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट होंगे. बात समझ में आई? मैं तुम्हें एक प्रूफ दिखाता हूं उल्टा. अगर इंडिपेंडेंट है तो इफ A and B are independent events, what will happen then? तो ये आ जाएगा probability of A greater than 0, probability of B greater than 0. इसका मतलब है probability of A given B must be equal to probability of A, which implies और multiplication rule क्या कहता है? probability of A intersection B equal to probability of A given B, नहीं B given है, ऐसा ही होता ना. लेकिन यहां से हमें पता लग रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A. A गिवन B वाला यूज किया मैंने, तो यहां पे B लिख लेना, यहां पे A गिवन B लिख लेना. अभी सही है. प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A. ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0, आंसर भी ग्रेटर देन 0 आएगा. लेकिन आना क्या चाहिए था? बट फॉर डिसजॉइंट इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 आना चाहिए था, विच इंप्लाइज इंडिपेंडेंस डज नॉट इंप्लाई डिसजॉइंट इवेंट्स. डिसजॉइंट ऐसा कुछ आ रहा हमारे पास. आई होप बेसिक सी बात समझ आ रही हो. मैथमेटिकली थोड़ा सा इजी पड़ जाता है इनको प्रूव करना, इसलिए हमने ये करा दिया है. ठीक है. इसके बाद हमारे पास एक बेसिक सी चीज आती है, पार्टीशंस. और जब मैं फिजिक्स में पार्टीशन वर्ड बोलता हूं तो मैं साथ में एक और नाम बोलता हूं, रामानुजन. रामानुजन पार्टीशन फंक्शन पे काम किया था जिन्होंने. ठीक है. तो हम कब बोलेंगे किसी भी इवेंट्स को? लेट ए हमारे पास एक A1 A2 अप टू सोन AN कलेक्शन है इवेंट्स की, बी अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ इवेंट्स ऑफ S, सैंपल स्पेस के जो इवेंट्स हैं हमारे पास. ठीक है. देन A इज कॉल्ड पार्टीशन. कब बोलेंगे उसे पार्टीशन? ऑफ S इफ 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. सिंपल भाषा में अगर मैं डायग्राम से दिखाना चाहूं, S को हमने अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर लिया. यहां A1 है, A2 है, अप टू सोन, ये सारे नाम दे रखे हैं. आपस में लेना देना कुछ नहीं होना चाहिए, वो मैं कंडीशन में बताता हूं. पहली कंडीशन, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए फॉर ऑल I. सेकेंड कंडीशन है पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए. पेयर वाइज डिसजॉइंट मतलब कहने का है AI इंटरसेक्शन AJ का आपस में कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J. थर्ड कंडीशन है, अगर यूनियन कर दोगे सबका, AIs मस्ट बी इक्वल टू S. सबको मिला दोगे तो वापस वही S मिलना चाहिए हम. ठीक है. बढ़िया. मतलब तुमने एक कोई बिस्किट है, उसको 4 पार्ट में तोड़ दिया, मिलाओगे वही बिस्किट वापस मिलना चाहिए. ठीक है. सही है. जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं. अगर एक डाइस है तो उसके ये आउटकम हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6. अगर मैं इसके छोटे छोटे इवेंट्स बना लूंगा, 1 2, A2 देखेंगे तो 3 4, A3 देखेंगे तो 5 6. देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, प्रोबेबिलिटी सबकी ग्रेटर देन 0 है, आपस में कोई लेना देना नहीं है, इनका भी और इसका भी. और तीनों को मिला दूंगा, यूनियन कर दूंगा तो वापस सैंपल स्पेस ही मिल जाएगा. है ना. तो ये आंसर मतलब ये एक हो सकता है इसका. इसके बाद हमारे पास आता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है, क्योंकि इससे ही हम सिखाने वाले हैं बेस थ्योरम. बेस थ्योरम बड़ी बेसिक सी चीज है, बट उसका बेस यही है. बेस थ्योरम का बेस यही है. वाओ. अगर हमारे पास एक पार्टीशन है A, लेट A is equal to A1 A2 up to so on be a partition of S, sample space, और A कोई भी हमारे पास इवेंट है इनमें से. ठीक है. या ऐसे समझ लो,
सिंपल भाषा में बताएं तो मैंने ये कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया एस को, ठीक है, इंडिपेंडेंट है सभी। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। मेरे को S की प्रोबेबिलिटी निकालनी, सॉरी B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। B में थोड़ा सा इधर भी पार्ट है, थोड़ा सा इधर भी है, थोड़ा सा इधर भी है, थोड़ा सा इधर भी है। कैसे निकालें? B तो इन पे डिपेंड कर रहा है ना, B तो इन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B अगर मुझे निकालनी होगी तो वो कुछ ऐसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मेरे को और चाहिए ना इसलिए प्लस कर रहे हैं, और A1 के साथ एंड चाहिए। मैंने और एंड की अभी अभी तुम्हें कहानी बताई थी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड A2 प्लस सभी प्रोबेबिलिटीज को प्लस कर दो, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। तभी इसका नाम भी लिखा है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, अप टू सोन प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। लेकिन हमने इसको ऐसे भी सीखा हुआ है, इस पर डिपेंड कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 व्हेन probability of A1 into probability of B when A1 has already been occurred। इंडिपेंडेंट तो नहीं मैंने कहा ना, मैंने तो डिसजॉइंट बोला था, ये होने चाहिए। probability of A2, probability of B when A2 has already been occurred up to shown, ये आ जाएगा probability of AN, probability of B when AN has already been occurred। अगर मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिखूं तो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन AI। अब मैंने यहाँ पे सारे छोटे छोटे पार्ट्स कंसीडर कर लिए जितने भी यहाँ पे ओवरलैपिंग में आ रहे थे, उन्हीं को ही प्लस करूंगा तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ जाएगी। इसीलिए इसका नाम होता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बात समझ आई? इसीलिए इसका नाम क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। इस पे बेस्ड हमारे पास आने वाली है बेस थ्योरम, जिसको हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि मेन क्वेश्चंस की जर्नी बची है। सारा का सारा बेसिक हमने सीख लिया प्रोबेबिलिटी का, इतनी सी चीज तुम्हारे को नहीं छुड़वाई है। बस अब हमारे पास क्या रह गया है? क्वेश्चंस और बेस थ्योरम, जिसको हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखना, मेहनत करना बहुत सारी। मिलते हैं, बाय बाय।